टैप कर दिया उसको बीच में, कर दिया। कभी कभी एक लाइव लास्ट टाइम टैप नहीं हो पाया था, स्क्रीन बिल्कुल खराब आई है वीडियो में। सो करें भाई स्टार्ट। तो लास्ट क्लास हमने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था, मतलब हमने पहले समझा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने समझा कि जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ दूरी से सेपरेट होते हैं तो उसको बोलो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। प्लस क्यू और माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, द सेटअप इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर हमने समझा था कि डायपोल जो है अपने एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, डायपोल की ही लाइन में अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट, वहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता है, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत उधर कितनी होती है, उसका फॉर्मूला था 1/4πε0 2p/, में क्या आर क्यू। वैल्यूज डालेंगे पता लग जाएगा ई का वैल्यू कितना है। और ई का वैल्यू तुम्हें क्या बताता है, तुम जानते हो कि भैया उस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर 1 कूलम का चार्ज रखाओ तो ये सेटअप वहां पर कितना फोर्स लगाएगा, यही होता है। तो ई का मतलब हम एग्जैक्टली जान चुके हैं, ई भी फोर्स ही होता है एक जगह का, है ना। बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को बयां करता है कि इस जगह पर फील्ड्स कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, है ना, डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है ना। तो ये सब बताया गया। अपने गेट बंद कर लो जी। तो ये दो चीजें हमारी हुई थी। जनरल पॉइंट भी हालांकि मैंने तुम लोगों को समझा दिया था, जनरल पॉइंट तुम्हें आता है समझ में, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं आता जनरल पॉइंट समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल आना चाहिए। आज मैं आपको 2 से 3 टॉपिक्स कराने वाला हूं इसी टॉपिक से, मतलब डायपोल पे ही रिलेटेड। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो गाइस क्या माजरा है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात हमने कहा कि हमने डायपोल को कहां प्लेस कर दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड होती है, एक ऐसी फील्ड जो कि हर जगह पर एक जैसी हो, जिसका स्ट्रेंथ चेंज ना होता हो, है ना, तभी तो बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी अगर मैं बनाना चाहूंगा तो मैं बनाऊंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी कि मैं ऐसी अगर पैरेलल बना रहा हूं तो इन फील्ड की क्राउडिंग हर जगह पर बोलो कैसी है, एक जैसी। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी कैसी है, बोलो एक जैसी। ऐसी फील्ड कहां से निकलती है, शीट सोर्स चार्ज से कुछ इस तरह की निकलती है। इनका स्ट्रेंथ यहां पर भी सेम है, वहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, क्योंकि क्राउडिंग सेम है। बट अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करते हो तो पॉइंट चार्ज की फील्ड कुछ ऐसे निकलती है। अब इनकी क्राउडिंग हर जगह पे एक जैसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम और कम हो जाएगी, बिकॉज फील्ड्स फैलना स्टार्ट कर देती है। क्लियर है कि नहीं। तो आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है भाई। तो मैंने ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अच्छा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोलो कितनी है, ई है। अच्छा, इस ई का मतलब समझ लो कि अगर मान लो कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 50 है तो मैं यूनिट बोलूंगा 50 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ यहां पर भी 50 न्यूटन पर कूलम है, यहां भी 50 न्यूटन पर कूलम है, यहां भी 50, यहां भी 50, यहां भी 50। क्या मतलब कि अगर कहीं पर भी इस फील्ड के बीच में 1 कूलम का चार्ज रखे तो उसके ऊपर कितने का फोर्स लगेगा, मान लो 50 का। तो ई का स्ट्रेंथ तो ये बताता है, और ये फील्ड हर जगह पर बोलो कैसी है, एक जैसी, इसीलिए इसका नाम रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, पक्का सबको समझ में आ गई बात यहां तक विशेष। चलिए अब अगली बात करते हैं बच्चों। अब हमने क्या करा हुआ है, इसमें एक डायपोल को प्लेस करा हुआ है, एक डायपोल हमने इसमें प्लेस कर दिया। और डायपोल हमने कुछ कोई ऐसे प्लेस करे या ऐसे करे या कैसे करे, तो हम किसी एंगल पे ले लेते हैं। बाद में वो स्पेशल केसेस बना देंगे कि वो डायपोल ऐसे रखाओ तो क्या होगा, ऐसे रखाओ तो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो मान लीजिए कि मैंने ना इस डायपोल को इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्लेस करा हुआ है, ऐसे कुछ प्लेस करा हुआ है। और डायपोल का मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज इधर है और प्लस क्यू चार्ज इधर है, ऐसे ही होता है डायपोल। एंड दूरी कितनी है बोलो इन दोनों के बीच की, 2a दूरी है। तो ये 2a डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है। यहां कहीं पर सेंटर ऑफ द डायपोल भी है। कोई दिक्कत है क्या बताओ। सो डायपोल इज प्लेस्ड सच अ वे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल है ना, या डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट कहां से माइनस से प्लस की तरफ होती है। सो डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, बोलो कितना एंगल, थीटा। तो इस एंगल को मैं बोलो क्या बोल सकता हूं, थीटा। कुछ थीटा एंगल हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है। अगर ये डायपोल सीधा हो जाएगा इस तरीके से तो कितना एंगल बनेगा, 0। और ये ऐसा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। और ये ऐसे घुमा दूंगा तो 180 डिग्री, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग कौन सी पोजीशन पे, तो फिलहाल मान के चलते हैं कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। शिवानी देखना मैं बोल रहा हूं तो उसमें ब्लिंक कर रहा है, एक बार देखना, हेलो कर रहे हैं ना, ठीक है। सो समझो मेरी बात को। तो ये इस तरीके से पोजीशन समझ में आ गई तुम लोगों को। अब आप लोगों को ही मुझे बताना है कि अगर एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। सो शुरू करें, चलो बताओ।
सबसे पहली चीज, जो ये ऊपर हमारा प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, जो ये हमारा ऊपर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां की तरफ, कहां से कहां की तरफ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड क्या होगा? नेगेटिव। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो ये वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। और आप जानते हैं कि ई क्या बयां करता है आपको? ई बयां करता है फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। तो 2 यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स होगा? 2 ई। 3 यूनिट चार्ज पे कितना होगा? 3। तो क्यू यूनिट चार्ज पे कितना होगा? क्यू ई। इसे यहां पर ध्यान दो। तो इसके ऊपर कितना फोर्स आगे की तरफ लगेगा, बस मुझे तुम इतना बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगेगा, बोलो कितना? क्यू ई। इज दिस क्लियर? क्योंकि ई आपको बताता है फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज, तो क्यू यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा? क्यू ई। और ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी पढ़ा रखा है, तुम कहीं सोचो तो ई बराबर में एफ बाई क्यू मैंने फॉर्मूला पढ़वाया तुम लोगों को, तो एफ इज टू क्यू ई लगेगा। अब दूसरी बात, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो इसके ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा? डायरेक्शन बताओ। क्योंकि इधर प्लस होएगा, उधर बोलो क्या होगा? माइनस। इधर प्लस होएगा, उधर क्या होगा? माइनस। तो ये वाला माइनस चार्ज तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होएगा, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। एक सिंपल सी मैं आपको बता देता हूं बात। मेरे पास अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, तो अगर मेरे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पॉजिटिव चार्ज को रखा गया तो वो अलग दिशा में जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को रखा गया तो वो अलग दिशा में जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से कहां की तरफ होती है? नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, और नेगेटिव चार्ज जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। ये बात आप लोगों ने फील्ड लाइन में सीखी थी कि हमेशा फील्ड्स पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो भैया पॉजिटिव पक्का इधर है, नेगेटिव इधर है, तो प्लस तो जाएगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ऐसे कुछ होगा? नहीं है बात समझे? तो मुझे तुम बस इतना बताओ कि इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? तो आप बोलेंगे पीछे की तरफ लगेगा। अच्छा, कितना लगेगा? फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फील्ड का स्ट्रेंथ तो ई है, वो भी वहां पर भी ई है, यहां पर भी बोलो क्या है? ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ई फील्ड की स्ट्रेंथ है और क्यू चार्ज है, तो बोलो फोर्स फिर से कितना लगेगा? बोलो क्यू ई। कितना लगेगा? क्यू ई। मैंने बोला हमेशा मैग्नीट्यूड लेने आप लोगों को। अब बात समझिए कि एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, उसके ऊपर आगे क्यू ई लगा, पीछे क्यू ई लगा, और कोई ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं है। ट्रांसलेटरी मतलब जो चीजों को सीधा चलाए, बेसिकली स्ट्रेट लाइन में चलाए। तो एक फोर्स इसके ऊपर आगे लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का, एक लग रहा है पीछे 10 न्यूटन का। तो क्या ये ट्रांसलेट करेगा? ट्रांसलेट करने का मतलब होता है आगे बढ़ पाएगा? आगे तो नहीं बढ़ेगा सोचो, क्योंकि इसके ऊपर आगे भी 10 है, पीछे भी 10 है। तो फिजिक्स तो ये कहती है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आगे और पीछे सेम फोर्स लग गया तो भैया फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये कपल बना रहा है ना, ये टॉर्क वाला सीन है कुछ, कि जैसे ये इधर है और ये इधर है, तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा और ये वाला भी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। बोला है कि नहीं? तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो ऐसे में डायपोल इसके अंदर ट्रांसलेट नहीं करता बट रोटेट करता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो यहां पर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी एक डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है? बोलो टॉर्क लगता है। नेट ट्रांसलेटरी फोर्स कितना होगा अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन टॉर्क, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन टॉर्क, सॉरी ऑन डायपोल। डायपोल के ऊपर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स कितना लगेगा? तो आगे क्यूई, पीछे क्यूई। आंसर बोलो कितना? अच्छा, क्यूई क्यूई क्यों भाई? क्योंकि दोनों का डायपोल का चार्ज क्यूई है और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उधर भी ई है और इधर भी ई है, बस एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक के ऊपर उधर फोर्स लगेगा, एक के ऊपर इधर, और ये बिल्कुल बराबर लगेगा। इससे ट्रांसलेशन तो होने वाला नहीं है, ट्रांसलेशन मतलब ऐसे चलने वाला तो नहीं है। लेकिन ये दोनों फोर्सेस मिलकर बोलो क्या बना रहे हैं? कपल बना रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे भैया नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन द डायपोल इज 0, बट देयर विल बी नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। बट डायपोल के ऊपर बच्चों क्या एक्ट जरूर करेगा? नेट टॉर्क जरूर एक्ट करेगा। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क तुम्हें पता है, जो उसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तुम्हें ज्यादा नहीं पता तो तुम लोगों को बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? आर एफ साइन थीटा पढ़ा था। क्या था वो आर एफ साइन थीटा का सीन? तो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये था कि मान लो कि मेरे पास एक, मान लो स्क्रू है इस तरीके से, सॉरी बेसिकली मान लो मेरे पास इस तरीके से एक नट, मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा और यहां पर मैं ऐसे करके इसके अंदर ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम है। अब मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा तो तुम लोग जानते हो कि जिस एक्सिस पे चीज रोटेट करती है, जहां पर रोटेट करती है वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। वहां से लेकर जहां पर तुम फोर्स लगा रहे हो उस दूरी को बोलो क्या बोलते हैं? आर। और जितना तुम फोर्स लगा रहे हो वो बोलो क्या होता है? एफ। कुछ ऐसे ही होता है। अब यहां पर एफ फोर्स लगाओगे तो टाइट होगा और ऊपर की तरफ लगाओगे तो बेसिकली बाहर की तरफ आएगा, डिपेंडिंग, मैंने बताया ना ऐसे करें, ऐसे करूंगा तो। और ये होता है आर और एफ के बीच का एंगल जिसको हम थीटा बोलते हैं। फिलहाल ये 90 है। लगाने को मैं फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूं लेकिन उतना टॉर्क पैदा नहीं होगा, जानते हो आप ऐसे में।
टॉर्क पैदा होने का, टॉर्क किन किन बातों पर डिपेंड करता है? 3 चीजों पे। एक, कितनी दूरी पर फोर्स लग रहा है, कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, और कितने एंगल पे लग रहा है। जैसे मान लो मैं अब एंगल ऐसा ले लूंगी, मैं फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगाऊं अंदर की तरफ, तो कोई भी टॉर्क पैदा है ना। थोड़ा ऐसे भी लगाऊंगा तो भी उतना टॉर्क पैदा, लेकिन ऐसे लगाने में बहुत टॉर्क पैदा होगा, फिर ऐसे में भी उतना पैदा नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है RF sin थीटा। क्लियर है? ये हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। अगर आपको नहीं आता ज्यादा तो आप लोगों को बस थोड़ा सा समझना ही है बस इस पॉइंट को, ठीक है। सो गाइज अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। RF sin थीटा किस तरीके से काम करेगा। 2 तरीके से कराया था, या तो RF sin थीटा बोल दो, या मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ कि एक और तरीका कि कैसे आपको करना है टॉर्क को। कि जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला फोर्स कितना टॉर्क पैदा करने वाला है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला फोर्स कितना टॉर्क पैदा करने वाला है, तो आप लोगों को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। मैं काम करता हूँ इस डायग्राम को ना फिर से एक जगह पे कॉपी करता हूँ। इसको पहले थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ध्यान देना है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देना। हाँ भाई क्लास प्लीज। सो अगर मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूं यहां पर इस तरीके से, ठीक है। और ये मान लो डायपोल का बोलो क्या है, सेंटर है। थोड़ा डेरिवेशन करने का तरीका समझना। और एक छोटी सी बात मैं सोचता हूं, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये कितना टॉर्क पैदा करेगा। तो देखो एक तरीका ये होता है कि जो आप फोर्स ले रहे हैं, ऐसे करके जो आप फोर्स ले रहे हैं, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जो आपने फोर्स लिया इस तरीके से, किसी और पेन से, ठीक है। देखो ये जो तुमने फोर्स लिया, इस लाइन को आप लोग देखिए, और ये देखिए कि सेंटर के साथ उसका दूरी कितना है, तो वो सीधा बोलो कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। टॉर्क का एक नया तरीका सिंपल सा, कि भैया आप लोगों ने बोला इतना तो फोर्स लग रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। और बहुत मतलब 2 स्टेप का ड्राइव है, बहुत सिंपल सा ड्राइव है। आप लोगों को क्या करना है, मैंने बोला फोर्स लगा, इसके ऊपर बोलो कितना F, तो मैंने बोला फोर्स लगा F, इनटू में ये वाला डिस्टेंस आएगा। अब ये वाला डिस्टेंस मेरे को क्या पता कितना डिस्टेंस है भाई, फोकस करेंगे। ये वाला डिस्टेंस तो कैलकुलेशन में मेरे को दिक्कत आएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये हो जाएगा कैलकुलेट। कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों। आप लोग सोच के देखिए, ये पूरा 2a, तो ये आधे तक बोलो क्या होगा, a होगा। ये थीटा है तो वो वाला क्या होगा, थीटा होगा। एक ट्रायंगल में एक थीटा पता है, एक a पता है, सारा काम बन जाएगा। लेकिन मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, इसको मैं थोड़ा और आसान करूंगा, आपको बस सुनते चलना है। तो मैं बोलूंगा QE इनटू में ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, प्लस में अब ये वाला भी तो टॉर्क बना रहा है। अच्छा दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, और ये भी कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। टॉर्क सेम में बन रहा है, टॉर्क सेम में बन रहा है, नहीं आ रही बात समझ। ये वाला फोर्स उसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, और ये वाला भी कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। तो मुझे लगा इसका टॉर्क कितना बनेगा, तो इसको बोलेंगे F इनटू में, अब इसका फोर्स ये रहा, ध्यान देना ये रहा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, बोलो है कि नहीं। तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब दोनों में लगने वाला F तो बोलो क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, F को ले लेता हूं कॉमन, F को ले लेता हूं, एंड दिस प्लस दिस बचेगा, दिस प्लस दिस बचेगा, जिसको मैं पूरा ये वाला डिस्टेंस ही बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। फोकस करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों। थोड़ा सा ड्राइव का तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन इजी है बहुत ज्यादा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैंने कहा दोनों में से अगर मैं फोर्स को ले लूं कॉमन, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बचेगा वो सिर्फ इतना बचेगा, नहीं बचेगा। अगर तुम इसमें कुछ नाम दे दो इनको, जैसे कि नाम दे दो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, तो तुम मुझे बताना कि मैं F इंटू BC लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ये समझ नहीं आया, फोकस करना है। और मैं आपको बोल रहा हूं ड्राइव इतना बड़ा है ही नहीं, 2 स्टेप का। अगर ज्यादा मुश्किल लगे ना टॉर्क का, जस्ट लर्न दीज 2 स्टेप्स। इन 2 स्टेप्स को आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं। और मेन बात क्या है ना बच्चों, देखो मेन बात ये कि आपको जब मैं ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊं ना, ये डेरिवेशन वाला पार्ट इतना जरूरी कभी नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। आपको मेन बात समझ में आनी चाहिए कि टॉर्क लग कैसे रहा है, इसके ऊपर जो मैं तुम्हें थ्योरी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो तुम्हें समझ में आना जरूरी है। ये वाली चीज तो भैया कोई भी समझ जाएगा ना, कोई भी याद भी कर लेगा इस चीज को। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉर्क लगा कैसे, वो सबको समझ में आया। दूसरी बात, अगर फॉर्मूला समझना ही है तो बोलेंगे F इंटू में दिस, और फिर F इंटू में दिस, और फिर दोनों का F अगर मैं कॉमन ले लूं तो जो ब्रैकेट जमा ब्रैकेट बेसिकली बन रहा है, वो बेसिकली वैल्यू कितना बन रहा है, बोलो BC बन रहा है। नहीं आ रही ना बात समझ में, नहीं आ रही, श्योर। ओके सो गाइस, उसके बाद F इंटू BC, अब F बोलो कितना है बोलो, और BC कितना होगा। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों सब बच्चे, अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC सब बच्चे, इन ट्रायंगल ABC, अभी ना यहां पर दो ABC।
अब मुझे बताओ अगर वो थीटा है तो ये भी मैथमेटिकली बोलो क्या है, थीटा ही है। और अगर ये थीटा है, देखो अब मुझे क्या पता है, मुझे हाइपोटेनस पता है 2a। अब एक ट्रायंगल में 10th क्लास में टीचर सिखाते हैं कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर ना तुम्हें एक एंगल पता हो और बाकी कोई भी साइड बताओ तो बाकी सारी साइडें निकल जाएंगी, बोला है कि नहीं। तो मैंने बोला हाइपोटेनस दिया हुआ और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को साइन रिलेट करता है, तो बोलो क्या बोलोगे, साइन थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर बीसी अपॉन में हाइपोटेनस 2a। बीसी बोलो कितना आ गया, 2a साइन थीटा। तो बीसी की जगह बोलो क्या आएगा, फोकस करते चलना, देखो क्या आएगा, Q इंटू 2a को बोलो क्या लिखोगे, P। तो फॉर्मूला बन गया। तो इसने बड़ी इंपॉर्टेंस बन गया भाई फॉर्मूला। मैंने बोला ना ड्राइव बहुत छोटा सा, इसका ड्राइव नहीं आता एग्जाम के अंदर। आपको बस क्या पता होना चाहिए वो सुनो इस टॉपिक के लिए, कि जब भी एक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो उसके ऊपर ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लगेगा, बट उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, रोटेटरी फोर्स, मतलब टॉर्क जरूर लगेगा, बिकॉज आगे की हुई पीछे की हुई इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। एंड कितना टॉर्क लगेगा, वो जो टॉर्क लगेगा कितना लगेगा, तो कहते हैं जितना P होगा, P मतलब डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, मतलब Q अगर चार्जेस बड़े हुए तो टॉर्क भी कैसा लगेगा, बोलो ज्यादा। और ऑब्वियसली बात है ऐसा क्यों, क्योंकि चार्जेस बड़े होंगे तो फोर्स बोलो कैसा लगेगा, ज्यादा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो घूमेगा भी बोलो क्या, तेज। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत अगर ज्यादा हुई, बहुत सही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा हुई, स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, तो टॉर्क भी बोलो कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। और एंगल की बड़ी डिपेंडेंसी की किस एंगल पे रखा गया उसके हिसाब से ही फोर्स लगने वाला है। मैं वो वाले पॉइंट भी समझाता हूं आपको, लेकिन मुझे बताइए टॉर्क का डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया सचिन, है ना। अच्छा अब एक बड़ी जरूरी बात आपसे करनी है इस चीज को लेके, तो फोकस करिएगा एक बार बोर्ड पे, इसको कर देते हैं साइड में। अरे मुश्किल लग रहा है क्या, ये आसान सी चीज है। अब यहां पर मैं तुम लोगों से बात करूंगा स्पेशल केस को लेके, सुनते चलना है आप लोगों को। पहला है पॉइंट, इफ डायपोल, अच्छा मुझे एक सब बच्चे एक बात बता दो बच्चों, एक क्लास इधर प्लीज, ये थीटा बोलो क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना। P और E के बीच का एंगल है ना, अरे डायपोल मोमेंट ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो उन दोनों के बीच का एंगल बोलो क्या है, थीटा है। ड्राइव में कोई दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बोलो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक डायपोल को ऐसे रखा हुआ है, उस पर आगे की तरफ QE लगा, पीछे की तरफ QE लगा, इसका लॉजिक बड़ा क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो प्लस पे अदर फोर्स लगेगा, माइनस पे अदर फोर्स लगेगा, तो इससे ट्रांसलेट तो करेगा नहीं, बिकॉज आगे की भी पीछे की भी कैंसिल हो गया, बट लेकिन रोटेट करेगा। तो रोटेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है बोलो, RF साइन थीटा है बेसिकली, या आप बोले एक नया जो आप RF साइन थीटा बोलते हैं, इसके अलावा फॉर्मूला आप ये बोल सकते हैं फोर्स इनटू में, आपको लगता है तो यहां पर लिख लीजिए कि टॉर्क का एक और फॉर्मूला यहां पर बनेगा, बोलो क्या, फोर्स इनटू में बोलो क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, जरा मैं, है ना। तो अगर आप कभी दिमाग लगाएं थोड़ा सोचे तो ये रहा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही आएगा बेसिकली। तो मैंने बोला ये भी फॉर्मूला काम करता है, मतलब होता क्या है कि थोड़ा सा ये एफ होता है और बाद में यही R sin थीटा आता है, यही बोलो क्या आता है, R sin थीटा। मैं डीप में जाना नहीं चाह रहा, आप लोग सिंपल सी एक बात समझ जाइए, सिंपल सी एक बात समझ जाइए, टॉर्क कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला डिस्टेंस नहीं ले सकता, कि कौन सा डिस्टेंस देते बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की ये लाइन है और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था, फिर फोर्स ये था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था, फोर्स मैंने कॉमन ले लिया, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जोड़ूंगा तो BC आएगा कि नहीं आएगा, बोला है कि नहीं। और ये BC कितना होगा, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो sin थीटा बराबर में आएगा BC अपॉन में 2a, BC आएगा 2a sin थीटा, पुट करेंगे Q into 2a कितना आएगा, P sin थीटा। इज दिस फाइन, पक्का। तो अब आप लोगों को बोर्ड पे फोकस करना है, बहुत जरूरी बात सिखाने वाला हूं। कहते हैं कि इफ डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत जरूरी क्वेश्चन आता है यहां से। अगर मान लो डायपोल ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल कैसे प्लेस्ड है, पैरेलल प्लेस्ड है। अब ये कैसे प्लेस्ड है, मतलब इस तरीके से मान लो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना बच्चों, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरा डायपोल पता है कैसे प्लेस्ड है बच्चों, इधर ये रहा -Q और ये रहा +Q। तो मुझे तुम ये बताओ बस, डायपोल मोमेंट ऐसे है इस डायरेक्शन में, E भी ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे ना रख के ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ना रख के ऐसे रखा हुआ है, कितना एंगल बन रहा है, 0, थीटा बन रहा है 0। मुझे बताओ टॉर्क कितना लगेगा, PE sin 0, आंसर आएगा 0। अब मुझे तुम ये बताओ 0 बना क्यों वैसे, क्योंकि आप लोग एक बार इमेजिनेशन करो, ये मेरा डायपोल रखा हुआ है, इधर -Q है, इधर +Q है।
अब आप बताना इस माइनस क्यू के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा क्यूई, अरे क्योंकि पीछे प्लस होता है, और इस क्यूई के ऊपर आगे की तरफ लगेगा क्यूई। अब सोचो किसी के ऊपर पीछे फोर्स लगा, आगे लगा, ना तो ट्रांसलेट करा और ना रोटेट करा। नहीं आ रही बात समझ में लक्ष्य? भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ऐसे है तो इस पे आगे क्यूई पीछे क्यूई वो लगा रहे हैं तो घूमेगा, लेकिन अगर अब यहां आ चुका है, इस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो ये आगे क्यूई पीछे क्यूई, अब बताओ घूमेगा क्या? अब बताओ, मैं फोर्स लगा रहा हूं, इधर भी लगा रहा हूं इधर भी लगा रहा हूं, कनिष्का लग रहा है क्या? फोर्स लगेगा? फोर्स तो लग रहा है लेकिन टॉर्क नहीं लगेगा और नेट फोर्स भी नहीं लगेगा। इस तरफ क्यूई इस तरफ क्यूई, तो ऐसे में ना ये घूमेगा ना ये ट्रांसलेट कर पाएगा। समझ ही नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? ये आप लोग सोच लीजिए ना। ए क्लास प्लीज भाई, तो इस क्यूई के ऊपर आगे क्यूई लग जाएगा और इधर पीछे क्यूई लग जाएगा, तो सर ना तो ये अब ट्रांसलेट करेगा ना अब ये रोटेट करेगा, तो टॉर्क कितना बनने वाला है? 0 बनने वाला है। इज दिस फाइन? और बच्चों ये कही जाती है हमारे डायपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस पोजीशन इज सेट टू बी द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा गया? क्योंकि किसी भी तरह का टॉर्क नहीं है, किसी भी तरह का नेट ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, चलो वो मैं थोड़ा थोड़ा रुक के बताऊंगा जब मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूं। पहली चीज समझ में आ गई तुम लोगों को? ठीक है, अगली चीज समझिए, अगली चीज का आंसर करना फटाफट से। अगर डायपोल परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, इफ डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैंने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेस करा हुआ, बच्चों आप लोग ही बताइए, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल कैसे रख दिया पता है आप लोगों को? डायपोल रख दिया ऐसे, ठीक है, उस डायपोल को ऐसे घुमा दिया, तो माइनस क्यू आ गया यहां पर अब, और प्लस क्यू आ गया यहां पर। अब बताओ डायपोल मूवमेंट में और डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। अब अगर 90 डिग्री का एंगल है बच्चों, थीटा 90 डिग्री है, तो टॉर्क कितना लगेगा इसके ऊपर घूमने वाला? तो आप लोग बोलेंगे पीई साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो बोलो फॉर्मूला कितना, टॉर्क कितना बनेगा? बोलो पी। ये कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क लगता है इस सिचुएशन में। कैसे लगता है? बोलो मैक्सिमम। क्योंकि तुम लोगों को पता है बच्चों, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है ना? साइन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो इस समय 1 होता है, और ये मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो भैया मेरी पूरी बात सुनिए, इधर निकल निकल निकल, तो टॉर्क इसके ऊपर मैक्सिमम कितना लगने वाला है? पी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगा? बोलो इधर की तरफ। अरे बोलो लगेगा नहीं लगेगा? और इसके ऊपर इधर की तरफ बोलो कितना लगेगा? क्यूई। नहीं आ रहा समझ में? तो अब इसके ऊपर कोई चीज एक ऐसे लगी और एक ऐसे लगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इट इज वेरी ऑब्वियस, एग्री और नॉट, है ना? तो नेट इसके ऊपर कितना लगेगा? बोलो पी। और ये पी क्यों लगा? अब आप वैसे भी सोच सकते हो, देखो फोर्स क्यूई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बोलो कितनी है? ए। तो क्यू ई इंटू में ए, और फिर ये वाला कितना पैदा करेगा? क्यू ई इंटू में ए। तो दोनों का क्यू ही बाहर आएगा, और ए बोलो कितना हो जाएगा? 2a। समझे मेरी बात को? तो q इंटू 2a क्या हो जाएगा? p, और p इंटू e आंसर आ जाएगा बच्चों। वैसे तो मैं पूरा डेरिवेशन पार्ट समझा दिया मैंने, लेकिन मैं तुमसे वैसे बात कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला p कैसे बना हुआ। नहीं आ रही बात समझे? अरे नहीं आ रहा समझे? लास्ट फुल एंड फाइनल बात करेंगे टॉपिक की, आखिरी चीज को लेके। दिख जाएगा, इतने छोटा कर दिया इसको। आखिरी चीज है, इसको अलग पेज पे क्या लेके जाएंगे? क्लास प्लीज, थर्ड केस, 15 ओवर। इफ डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बताना क्या होने वाला है? 0। अब डायपोल को ऐसे प्लेस करा है बच्चों। अब एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे है, इधर पे पीछे इसको ऐसे करा 90 हो गया, और घुमा दिया ऐसे, तो प्लस क्यू यहां आ गया और माइनस क्यू यहां आ गया, उल्टा हो गया ना? इस बार कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है, बट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। बोला है कि नहीं? अरे नहीं यार समझ में? तो कितना एंगल बन रहा है? 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो एंगल हो गया बोलो कितना?
तो मुझे बताओ टाउ कितना बनेगा, पी साइन 180। जिन बच्चों को नहीं पता, बच्चों एक बात बताए तो ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर जो साइन 0 का वैल्यू होगा वही साइन 180 का होगा। मतलब होता तो ये है कि जो वैल्यू 0 पे मिलता है उसके बिल्कुल माइनस टाइम्स मिलता है 180 पे। तो अगर साइन 0 0 है तो 180 पे माइनस 0 मिलना चाहिए। माइनस 0 का मतलब क्या होता है, 0। लेकिन कॉस में ध्यान रखना, कॉस 0 1 होता है और कॉस 180 माइनस 1 होता है। समझे नहीं मैंने क्या बोला? मैं बहुत बार सिखा चुका तुम लोगों को 11th क्लास के अंदर भी। तो सुनते चलिए फटाफट से, साइन 180 भी होगा 0। ऐसी सिचुएशन में भी कोई टॉर्क। अच्छा अब इसका कारण क्या है वो समझो बच्चों, इसका मेन कारण समझो कि टॉर्क क्यों नहीं लग रहा। चलो सब बच्चों बताना भाई, ए इधर भाई ध्यान दो बच्चों, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इधर से बातें मत करिए। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से किसकी तरफ बोलो, माइनस की तरफ। तो मुझे बताना इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, लक्ष्य है इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर किस तरफ फोर्स है, पीछे या आगे? आगे, बहुत अच्छे, चलो सुन रहे हैं। यहां प्लस है और वहां माइनस है, तो माइनस की तरफ लगेगा क्योंकि, और इसके ऊपर कहां लगेगा बोलो, पीछे। तो अगर मैं डायपोल के ऊपर ऐसे भी फोर्स लगाऊं कि एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो ना तो ट्रांसलेट करेगा ना रोटेट करेगा। बोलो ये भी टॉर्क कितना होगा, 0। बट हाउ दिस केस इज डिफरेंट फ्रॉम द केस नंबर 1। केस नंबर 1 में भी टॉर्क 0 था और इसमें भी टॉर्क 0 है। इसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम, बट उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम ना कह के बच्चों उसका नाम दिया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कौन बच्चा बताएगा कि ऐसा क्या कारण है? अब इस पोजीशन को नाम दिया गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, नाम नहीं दिया बच्चों, इसको नया नाम दिया गया, बोलो क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और कौन बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा हाउ दिस इक्विलिब्रियम इज सेट टू बी? क्या हो रहा है? This equilibrium is said to be the unstable equilibrium. Why it is called as an unstable equilibrium? किसी को नहीं समझ में आ रहा? बताओ हर्षित। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ अनस्टेबल क्यों है? और इधर से प्लस है वाला है, वो प्लस के इधर राइट की तरफ झेल रहा है, और जो माइनस के वो माइनस की साइड की साइड, तो दोनों और अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट हो जाएंगे? पहले ये लाइक चार्जेस है, कुछ कुछ तो नजदीक है, लेकिन थोड़ा सा और सही से एक्सप्लेन कर दे इसको। जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा उस डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है। नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर, ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सीबीएसई ने मल्टीपल टाइम्स राइज किया बच्चों से, स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, इस पोजीशन पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकाले उसने। अब जरा सुनो पूरी बात को। आप लोग मुझे बताइए, पहले वाले सिचुएशन में भी टॉर्क नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, दूसरे में भी टॉर्क नहीं लगेगा और फोर्स नहीं लगेगा, इस वाले में भी। लेकिन दोनों में एक फर्क क्या है, यहां जब डायपोल रखा हुआ है तो माइनस वाला चार्ज रखा हुआ है प्लस वाली साइड पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से माइनस की तरफ। तो माइनस वाला रखा हुआ प्लस वाली साइड पर, प्लस वाला रखा हुआ है माइनस वाली पे। डायपोल को भी संतुष्टि है कि मैं सही जगह पे हूं, बोलो है कि नहीं? माइनस वाला रखा हुआ है प्लस साइड पे और प्लस वाला रखा हुआ है, एक बहुत बढ़िया पोजीशन है डायपोल के लिए। बट लेकिन इस पोजीशन में आप लोग देखिए, भले ही टॉर्क नहीं लग रहा है, भले ही फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल कंडीशन है। क्यों? माइनस प्लस वाली चीज प्लस वाली साइड पे और माइनस वाली चीज माइनस वाली साइड पे, विच क्रिएट्स रिपल्शन ना। समझे मेरी बात को मैं यहां चलाऊं? तो ये बिल्कुल भी स्टेबल पोजीशन डायपोल के लिए। यहां से मैं तुम्हें सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपने हल्का सा भी इस डायपोल को हल्का सा भी टिल्ट कर दिया ना, तो तुम लोग जानते हो हल्का सा भी टिल्ट कर दिया तो प्लस क्यू पे ऐसे फोर्स लगेगा, इसके ऊपर आएगा, एकदम से घूम के ऐसा हो जाएगा, बोला है कि नहीं? और घूम के अपनी कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। क्लियर है कि नहीं भाई? लेकिन अगर तुम यहां पर इसको हल्का सा भी ऐसे करोगे तो वापस अपनी जगह पे आएगा, क्योंकि चीजें अपनी कहां की तरफ जाती है, हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो ये वाली पोजीशन से अगर तुमने डायपोल को हल्का सा भी ऐसे करा तो क्यू पे ऐसे, इस पे ऐसे वापस यहीं आ जाएगा, बोला आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन इधर से तुमने हल्का सा भी ऐसे करा ना तो ये अपनी जगह पे नहीं आएगा, घूम के वहां पहुंच जाएगा, बोला है कि नहीं? तो ये वाला सिचुएशन भले ही टॉर्क 0 है, भले ही फोर्स 0 है, बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और ये वाला बोलो कैसे कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो कुल मिला के बच्चों में पूरे टॉपिक का एक 2 मिनट का रिकैप देता हूं, आप लोगों को ढंग से सुनना है कि टॉपिक में समझ में क्या आना चाहिए था। डेरिवेशन पार्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अगर आपका 11th क्लास का टॉर्क उतना बढ़िया नहीं है ना, आपने टॉर्क बहुत अच्छे से नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें कि भैया बात ये थी, आज टॉपिक सर ने ये कराया कि बेसिकली कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में क्या रखा हुआ है, बोलो डायपोल रखा हुआ है, तो वो डायपोल पे डेफिनेटली 2 चार्जेस हैं, तो भैया एक चार्ज पे मान लो प्लस है तो आगे की तरफ फोर्स होगा, एक पे पीछे की तरफ फोर्स होगा, लेकिन दोनों में बराबर लगा, इसलिए ट्रांसलेट तो नहीं करेगा, चलेगा तो नहीं आगे डायपोल, लेकिन दोनों फोर्सेस की वजह से डायपोल घूमेगा।
और घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क लगना, एंगुलर फोर्स। टॉर्क का मतलब भी बोलो क्या होता है, एंगुलर फोर्स। वो टॉर्क कितना लगेगा याद कर लो सब बच्चे, वो टॉर्क कितना लगेगा याद करो सब बच्चे, कितना बोलो, पीई साइन थीटा। पी क्या होता है बच्चों, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, और ई बोलो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा बोलो क्या है, एंगल। अब ये भी समझ में आ गया सर, एंगल पे भी डिपेंड करता है टॉर्क कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पे डिपेंड करता है टॉर्क कितना लगेगा, डायपोल मूवमेंट पे डिपेंड करता है टॉर्क कितना लगेगा। इज दिस फाइन? अब ये मैंने 3 कंडीशंस बनाई कि अगर डायपोल पैरेलल प्लेस्ड हो तो कितना लगेगा, परपेंडिकुलर हो तो कितना लगेगा, ऐसे प्लेस्ड हो तो कितना लगेगा। क्लियर है कि नहीं? सिर्फ मैंने थीटा की वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाला है बस। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसको अनस्टेबल। फर्स्ट टर्म की क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म के पेपर में आप ध्यान रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपको स्टेबल अनस्टेबल के ऊपर, 100% आएगा। बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल कब होता है, तो आपको बताना होता है कि 0 डिग्री एंगल पे होता है, और बोलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, तो आपको बताना होता है 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? मुश्किल लग रहा है ये चीज? बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है। और भी अंदर की बातें बताएंगे अभी, लेकिन आपको मेन बात टॉपिक की समझ में मेरे को लगता है आ गई होगी। आ गई है? ओके गाइस, सो अब मूव करूं अगली वाली चीज पे। हाँ रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आकर रुक जाएगा। अब यहां तक की बात में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो बच्चों, फिर हम बात करेंगे और भी थोड़ी सी अलग इससे। श्योर? बढ़ सकते हैं आगे? चलिए, मुश्किल लगा ये टॉपिक है? चलिए एक और करते हैं। वर्क डन in rotating a dipole in an electric field. पता है मुश्किल कोई टॉपिक नहीं है इनमें से, तुम्हारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुम्हारे वीक हैं, पुराने। चलो, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या चीज है भाई, वो भी समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैं नॉन यूनिफॉर्म भी करा दूंगा, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस कांसेप्ट बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा। इधर भाई, और मान लो ये हमारे पास डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये मेरे पास कुछ एंगल है, फिलहाल थीटा एंगल है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड दिस इज डायपोल। अच्छा मुझे बताओ, अभी तुम्हारे सामने डायपोल रखा हुआ है, सोचो मैंने ऐसे पकड़ रखा है इस डायपोल को, जैसे छोड़ूंगा कहां भागेगा? ऐसे भागेगा ना, ऐसे उल्टा तो नहीं भागेगा? पक्का? ठीक है। अब मेरी अगली बात सुनो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनना विशेष। अब ये डायपोल कहां जाना चाह रहा है, ऐसे करके जाना चाह रहा है, रीजन भी है सर, प्लस क्यू उस तरफ फोर्स लगेगा, प्लस क्यू के ऊपर माइनस क्यू इस तरफ, तो ये ऐसे बीच में आके रुक जाएगा। एग्री और नॉट? ठीक। दूसरी बात ये बच्चों, अगर मैं इस डायपोल को ऐसे करके इस तरफ घुमाना चाहूंगा तो मुझे वर्किंग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मैं किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। समझो, अगर मैं इस डायपोल को ऐसे अपने हाथ से पकड़ के घुमा रहा हूं और ऐसे ऐसे करके लेके आ रहा हूं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बस मुझे इतना बताओ। कनिष्का लग रहा है करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में ये बोला कि मैंने ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ अटैच कर रखा है, मैं उसको ऐसे खींच रहा हूं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूं, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, बोला है कि नहीं? तो वर्क डन आपको कभी भी तब करना पड़ता है जब उसके अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो। तो मैं अगर इस डायपोल को इस तरफ को घुमा रहा हूं तो मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहां रोटेट करने की कोशिश कर रही है, इस तरफ को, और मैं उसको किस तरफ को घुमा रहा हूं, बोलो इस तरफ को। तो मेरा अब अगला टॉपिक यही है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसका सवाल क्या क्या आने वाला है, वो कहेगा कि मान लीजिए कि हमारा डायपोल ऐसे रखा हुआ था, आपने उसको घुमा के ऐसे 90 डिग्री पे ले आए, तो बताइए कितना आपने काम करा? आपने उसको घुमा के पूरा ऐसे घुमा के 180 पे रख दिया, आपने कितना काम करा? आपने उसको ऐसे घुमा के 60 डिग्री पे रख दिया, आपने कितना काम करा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो काम तो करना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं आ रही भाई बात समझ में? समझो मेरी बात को। अच्छा, बीच में जो मैंने पिछले केसेस मैंने कराया, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आपने 0 डिग्री पे निकाला, 90 डिग्री पे निकाला, 180 डिग्री पे निकाला, बीच में 60 डिग्री पे भी हो तो भी टॉर्क लगेगा ना? 60 डिग्री पे हो तो भी टॉर्क लगेगा, 30 डिग्री पे प्लेस हो डायपोल तो भी टॉर्क लगेगा। अच्छा 30 डिग्री पे कितना टॉर्क लगेगा बताओ सब बच्चे? 30 डिग्री पे कितना लगेगा? पीई साइन 30, पीई और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो बोलो कितना आ जाएगा? पी/2। तो पी/2 मतलब आधा, मतलब जितना पहले लग रहा था ना इस वक्त मैक्सिमम पे, उसका बोलो कितना लगेगा? आधा। अगर 30 डिग्री पे प्लेस्ड है, कितने बोलो? ऐसे में मैक्सिमम लगता है, और 30 डिग्री पे कितना बोलो? पी/2, और ऐसे करने में तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा टॉर्क। समझ ही नहीं आ रहा? तो किसी भी रैंडम एंगल पे भी मैं निकाल सकता हूं। अब मेरा सवाल वापस से घूम फिर के वहीं पहुंचता है कि जब मैं एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट घुमाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और मेरा सवाल यही, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको लेकर ड्राइव करना है। क्लियर है कि नहीं?
तो वर्क डन का चाहूं तो मैं सीधा फॉर्मूला भी लिख देता हूं बच्चों, फिर मैं ड्राइव भी समझाऊंगा, डोंट वरी। तो वर्क डन हमें बच्चों करना पड़ता है पीई cos थीटा 1 माइनस, इतना हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, वर्क डन करना पड़ता है जब हम किसी डायपोल को रोटेट करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 से पर्टिकुलर एंगल थीटा 2 तक, ठीक है ना। कि बोले कि मैंने ऐसे रखा हुआ था, ऐसे कर दिया, तो मैं बोलूंगा 0 डिग्री से लेकर कहां तक रोटेट करा, 90 डिग्री तक। तो ये आया कैसे, अब मैं उस पर तुमसे बात करने वाला हूं, क्लियर है कि नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ वी रोटेट ए डायपोल against the electric field, it has to do some work। बोलो समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो जब भी हम ये वर्क डन निकालते हैं ना बच्चों, याद करो हम पहले हमेशा स्मॉल वर्क डन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन। तो हम यहां पर निकालते हैं स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole by small angle d theta, small angle d theta is, तो स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ेगा गाइस, इट्स टू इंपॉर्टेंट। फिर वही बात आती है, ड्राइव फिर से 2 से 3 स्टेप का, ये ड्राइव ज्यादा बड़ा नहीं है, ड्राइव ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेन बात ये है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट जो पकड़ में आना चाहिए। जैसे मैंने पीछे क्या बोला, टॉर्क का भैया डेरिवेशन किसी को आए ना आए, लेकिन ये समझ में आ जाए, अब आपको ये समझ में आ जाए कि सर मैंने डायपोल रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमेगा जरूर, डायपोल ऐसे किसी एंगल पे रखा तो वो घूमेगा, और वो घूमेगा कितने टॉर्क से, तो मैंने फॉर्मूला याद करा पीई साइन थीटा, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे उस पे कितना टॉर्क लगेगा मैंने वो याद कर लिया। अगर इतना तुम्हें पता है ना, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ पेपर के लिए, पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि पेपर में इनके ड्राइव नहीं आते हैं, ड्राइव ऐसे है ही नहीं कि वो दिए जाए, 2-2 स्टेप 3-3 स्टेप के ड्राइव है। जनरली इसका आ भी गया तो आ गया, लेकिन ज्यादातर क्या आने वाला है, या तो न्यूमेरिकल आने वाला है या कॉन्सेप्ट पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो तो हमें समझ में आ ही गया ना, निखिल बात नहीं करनी, वो तो हमें समझ में आ ही गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को रखेंगे तो वो घूमेगा, क्यों घूमेगा उसका भी रीजन क्लिक किया दिमाग के अंदर। मैंने क्या बोला, टॉपिक ऐसे ही समझना है कि हमें कॉन्सेप्ट पूरा पता है कि डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा तो वो घूमेगा, और कितने उससे घूमेगा, पीई साइन थीटा से। और ये भी सर जो पीई साइन थीटा किसी जगह पे लगेगा और किसी जगह पे नहीं लगेगा, डिपेंडिंग करता है सर वो किस एंगल पे प्लेस्ड है। बोलो क्लियर है कि नहीं, आज तो समझ में आ रही बात, अभिनव समझ में आ रही बात। अब मेरा सवाल बस ये था कि अगर वो घूमेगा ऐसे करके और मैं अगर उसको अगेंस्ट में घुमाने की कोशिश करूंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब मैं जितना ज्यादा घुमाऊंगा मुझे उतना ज्यादा बोलो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो मैं मान लेता हूं बच्चों कि मुझे कितना स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा अगर मैंने उसको डी थीटा एंगल से घुमाया। कितने से घुमाया बोलो, डी थीटा। रचित बात समझ में आ रही है। तो मान लेते हैं कि अभी डायपोल ऐसे रखा हुआ है और मैंने उसको घुमा के, मैंने उसको, अरे मैंने उसको घुमा के, अरे भाई बहुत ही गंदी लाइन जा रही है, तो सुनो, ऐसे मैंने उसको थोड़ा सा घुमा दिया। अब अगर मैंने उसको थोड़ा सा घुमा दिया तो वो अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा, माइनस क्यू यहां पर और प्लस क्यू। और मान लेते हैं जिस एंगल से मैंने उसको घुमाया, जिस एंगल से मैंने उसको घुमाया उस एंगल को मैं नाम दे देता हूं, ये वाले एंगल को डी थीटा। कितना नाम दे दिया, डी थीटा नाम दे दिया। मैंने उसको डी थीटा एंगल से घुमाया। अच्छा भले ही मैंने डी थीटा एंगल से घुमाया, ध्यान सुनना बच्चों, मैं कहना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं उसको डी थीटा एंगल से घुमा रहा हूं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन होता है हमेशा कितना, फोर्स इनटू में क्या, डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ फोर्स नहीं लग रहा, बोलो यहाँ क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है बोलो, टॉर्क। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि मैंने जितना टॉर्क लगाना पड़ा, मुझे इसको घुमाने के लिए जितना टॉर्क लगाना पड़ा, और कितने उससे डिस्प्लेस करा मैंने, तो बोलूंगा डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। बट डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डी थीटा। और फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, टॉर्क कितना लगाना पड़ा, बोलो टाउ, है ना। अब वो टाउ कितना लगाना पड़ा होगा आप सब बताइए, क्योंकि ये जिस भी पोजीशन पे था पहले से, पहले किस पोजीशन पे था, ये इस पोजीशन पे था। ध्यान देना बच्चों आप लोग, ये पहले किस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे था। और इस पोजीशन पे ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा था कि नहीं बना रहा था। उस समय इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा था, पी साइन थीटा। तो मुझे उसको घुमाने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ा होगा, बोलो पीई साइन थीटा का मुझे टॉर्क लगाना पड़ा होगा। और डी थीटा एंगल से घुमाया तो मुझे इतना स्मॉल वर्क डन करना पड़ा होगा, नहीं करना पड़ा होगा, मुझे फटाफट से बताओ बच्चों। मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, मैं कहूंगा जितने एंगल से घुमाऊंगा उतना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उतना वर्क डन करना पड़ेगा। बोलो है कि नहीं। तो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा,
पी साइन थीटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि भैया जितना पी साइन थीटा वो लगाता है उतना तो मुझे लगाना पड़ेगा केस में, क्लियर है कि नहीं। तो मैंने बोला पी साइन थीटा मुझे टॉर्क लगाना पड़ा और इतने एंगल से मुझे उसके करना पड़ा, रोटेट करना पड़ा, तो इतना स्मॉल वर्क डन मुझे करना पड़ा। बोलो क्लियर है कि नहीं। बट ये तो स्मॉल वर्क डन है, मैं टोटल वर्क डन निकालूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ इतना थोड़ा घुमाऊंगा, मैं तो इसको किसी थीटा 1 एंगल से घुमा के कितने एंगल पे ले जाऊंगा, थीटा 2 एंगल पे, थीटा 1 से घुमा के। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे मान लो ये पहले वाला एंगल थीटा 1 है और बाद में इसको मैं जिस भी एंगल तक लेके गया, बोलो एंगल क्या है, बोलो थीटा 2। समझे नहीं मेरी बात को, कि मैं बोलूंगा यहां पर ध्यान से सुनते चलिएगा कि टोटल वर्क डन in rotating this dipole from, बच्चों प्लीज इधर भाई, from एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, किसी थीटा 1 पोजीशन से बोलो कहां लेके जा रहा हूं, थीटा 2 पोजीशन पे, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मेरा ये सवाल है, बोलो है कि नहीं। तो मुझे स्मॉल वर्क डन इतना करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और मैं बोलो सारे स्मॉल वर्क डन को बोलो क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मुझे डी थीटा का वर्क डन डी थीटा एंगल से घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, पी साइन थीटा डी थीटा, विशेष यहां पर। तो हर बार जब जब मैं डी थीटा घुमाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वो सारे स्मॉल वर्क डन को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। जोड़ने को बोलते हैं इंटीग्रेशन करना। क्या करना बोलो, तो मैं यहां पर बोलूंगा इंटीग्रेट करेंगे, बोलो किसको, पीई साइन थीटा और डी थीटा। और मुझे बताइए मैं एंगल कहां से कहां घुमा रहा हूं, थीटा 1 एंगल से, बोलो क्या। अबे थीटा 1 थीटा 2 क्या है, अरे हो सकता है पहले 0 डिग्री था 90 डिग्री कर दिया, हो सकता है पहले 60 डिग्री था वहां से 90 कराओ, हो सकता है 30 डिग्री था वहां से 90 कराओ, 0 से 180 कर दिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कितने से भी कितने एंगल पे जा सकता हूं, क्लियर है कि नहीं। तो थीटा 1 से थीटा 2 को एक फॉर्मूला तैयार कर लेंगे बच्चों। अच्छा, इस रोटेशन के दौरान में जो चीजें कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। क्या डायपोल मूवमेंट में कोई चेंज आ रहा है, सर क्यू और 2 में कोई चेंज नहीं है, ई में कोई चेंज नहीं है। सो पी और ई आ जाएगा बच्चों क्या बाहर, क्या बच जाएगा अंदर, बोलो साइन थीटा। अब बच गया साइन थीटा अंदर, ध्यान देना बच्चों। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन तुम लोगों को आता है कि नहीं आता, बहुत अच्छे, याद है तो ठीक है, नहीं तो भी अभी फिलहाल याद कर लीजिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1। फोकस करेंगे यहां पर। चाहूं तो मैं माइनस साइन क्या कर सकता हूं, बाहर ले सकता हूं, क्या अगर नहीं लेने चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है अपर लिमिट लोअर लिमिट का रूल क्या होता है, एक बार थीटा 2 पुट करेंगे, माइनस का साइन लगा के एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, बोला है कि नहीं। तो मैंने एक बार रखी अपर लिमिट, तो बोलो कितना आया, माइनस का कॉस थीटा, फिर मैंने माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट रखी, तो वो तो ऑलरेडी माइनस है, तो बोलो प्लस हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया सर, तो बोलो कितना आएगा, तो ये आएगा प्लस का, तो बोलो कितना आ गया, पीई, यही फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला क्या बताना चाह रहे हैं, ये फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फलाना थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक इसको रोटेट करेंगे तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल, और आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए, सब बच्चों से। चलिए ए क्लास इधर, पहला केस मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, अबे from stable equilibrium to perpendicular position। सवाल बहुत सिंपल सा है भाई, सवाल ये है कि मैं इस डायपोल को, बच्चों प्लीज बोर्ड पे, मैं इस डायपोल को कहां से कहां घुमा रहा हूं। डायपोल को देखना मैंने कैसे घुमाया है, मेरा डायपोल पहले था ऐसे, मतलब माइनस क्यू यहां पर प्लस क्यू यहां पर। इस पोजीशन को आप लोग कौन सी पोजीशन बोलते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम ना, जब माइनस वाला प्लस की साइड पे, प्लस वाला माइनस की, बहुत बढ़िया पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कह रहा है कि मैं उसको घुमा के लाया हूं स्टेबल से, बोलो कहां पर, परपेंडिकुलर, मतलब उसको सीधा खड़ा कर दिया उसको ऐसे करके। तो यार अगर आप लोगों ने उसको इतना घुमाया, ऐसे घुमाया ना, फोकस करेंगे तो वर्क डन तो करना पड़ा होगा, कितना करना पड़ा होगा, माइनस पी या प्लस पी, पीई। अब बोलो, चलो बताओ ए क्लास प्लीज, पहले कितना, हर्षित पहले कितने एंगल पे था जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, तो पहले का एंगल 0 था, पहले का एंगल स्टेबल में था ना, और बाद वाला एंगल बोलो 90, बाद वाला एंगल बोलो कितना भाई, 0 से बोलो कितना आ जाएगा 90, तो बोलो कितना आएगा वर्क डन, पीई cos 0 1 होएगा, cos 90 0 होएगा, बोलो कितना आएगा,
पी आएगा। देखो माइनस पी भी आपको जो हमें मिल सकता है वो माइनस सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा है कि हम अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अगेंस्ट में। अगर आप पी भी लिखेंगे तो वर्क डन में पी भी करेक्ट माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर एक डायपोल को हम लोग स्टेबल वाली पोजीशन से परपेंडिकुलर वाली पोजीशन पे लेके आ रहे हैं तो हाउ मच वर्क वी हैव टू डन। सो बोलो कितना करना पड़ेगा? पी। कितना करना पड़ेगा? चलो अब अगला सवाल मेरा आपको सीधे देखते बताना है, स्टेबल पोजीशन से लेके अनस्टेबल पे लेके आ रहा हूं, कितना करना पड़ेगा? स्टेबल से अनस्टेबल लेके आ रहा हूं, स्टेबल से अनस्टेबल ले आए तो कुछ भी काम नहीं करना पड़ा। लॉजिक तो लगाओ, कैसे बोल रहे हो जीरो? मतलब ऐसे से मैं ऐसे भी करा, फिर मैंने ऐसे भी कर दिया, तो मुझे जीरो काम करना पड़ा। 2p। वेरी गुड बच्चों, कितना काम करना पड़ेगा? और ये वैसे भी दिमाग लगा सकते थे हर्षित, क्योंकि जब यहां से लेके यहां तक ले जाने में p करना पड़ा तो यहां पर ले जाने में p करना पड़ेगा। टोटल बोलो कितना हो जाएगा? 2p काम हो जाएगा। बोलो है कि नहीं? लेकिन समझ लेते हैं भाई, नहीं आ रहा समझ में विशेष, तो मैं सेकंड क्या बोलूंगा? बोलो अब की आएगा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? स्टेबल से बोलो कहां लेके आना है? अब स्टेबल से अनस्टेबल लेके आने का मतलब कौन कौन से एंगल से कहां पर लेके आना? बोलो हम बोलेंगे जीरो वाले एंगल से कहां घुमा के लिया है? बोलो 180। बोलो है कि नहीं? अब मुझे बताओ जरा वर्क डन कितना हो जाएगा? पीई कॉस थीटा 1 यानी कॉस 0 माइनस में कॉस थीटा 2 यानी बोलो कितना? कॉस 180। थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को एक बात सिखाई थी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो वैल्यू 0 पे देता है 180 पे बिल्कुल उसकी माइनस टाइम्स देता है। जैसे कि साइन 0 0 होता है तो साइन 180 माइनस 0 होता है, कॉस 0 1 होता है तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस टाइम्स होता है बस। तो कॉस 0 का पता है तो उसका भी पता है बेसिकली, तो माइनस 1 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर बोलो कितना आएगा? 2p। एंड इट बिकम वेरी सेंसफुल ना यार, ये बहुत सेंसफुल भी लग रहा है कि अगर उसको स्टेबल से परपेंडिकुलर पोजीशन में लाने में p काम करना पड़ा तो स्टेबल से पूरा अनस्टेबल ले आने में कितना काम करना पड़ेगा? 2p का काम करना पड़ेगा। इज दिस फाइन? नहीं आ रहा समझ में? मेरे को नहीं लगता कोई खास मुश्किल है इसके अंदर। अच्छा फिर एक और क्वेश्चन है मेरा, एक और क्वेश्चन है। अब मैं डायपोल को परपेंडिकुलर पोजीशन से अनस्टेबल पे लेके जा रहा हूं, कितना काम करना पड़ेगा? p। तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि यहां से वहां तक p, फिर सर यहां से लेके यहां तक 2p ही है तो यहां तक भी कितना रहा होगा? p ही रहा होगा। अच्छा अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से एक ऐसी पोजीशन पे लेके आया हूं जहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, फिर pe/2। वेरी गुड, 60 डिग्री तक लेके जा रहा हूं, 60 डिग्री तक। अब 60 डिग्री तक में क्या बोलोगे? cos 0 माइनस में बोलोगे cos 60, क्योंकि स्टेबल से लेके गया हूं। cos 0 माइनस में cos 60, cos 0 कितना 1, cos 60 कितना 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना आएगा? 1/2, तो p/2 कितना बोलो? p/2 काम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया बात समझ में? और आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि कुछ बच्चों को ये लग भी रहा होगा दिमाग में कि सर यहां से लेके यहां तक PE है 90 तक, तो 45 तक PE/2 करना पड़ेगा। बट 45/2 तक 45 डिग्री तक PE/2 नहीं करना पड़ता, 60 डिग्री तक PE/2 होता है। कहां तक बोलो? 60 डिग्री तक। तो काम थोड़ा सा अनइक्वल चलता है कि शुरू में आप लोगों को काम धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसके बाद ज्यादा ज्यादा आपको काम करना पड़ता है, बिकॉज आप कहां पहुंच रहे हो? अनस्टेबल पे। कहां पहुंच रहे हो? तो धीरे शुरू में तो उतना काम नहीं करना पड़ता, 60 डिग्री तक बस PE/2 करना पड़ा, लेकिन उसके बाद 30 डिग्री और चलने के लिए PE/2 और करना पड़ गया। गेट माय पॉइंट? क्योंकि आप धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हो? अनस्टेबल पे, तो आपका काम थोड़ा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात बताओ भाई। सो आप लोग मुझे बस इतना बताइए कि मैंने ना तुम लोगों को 2 टॉपिक कराए हैं, अभी सुनो, अब फाइनल इसको फिनिशिंग देंगे टॉपिक को। आप लोग बस मुझे ये बताओ कि मैंने ना आज तुम्हें 2 टॉपिक बताए। पहला टॉपिक तो ये था, ऐसे ही समझना बस तुम लोगों को, अगर इतना तुम्हें आता है तो काम चल जाएगा, कि कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां डायपोल रखा हुआ है, वो डायपोल कुछ एंगल पे रखा हुआ है, तो वो डायपोल घूमेगा। सर ये बात तो क्लियर है। और कितने टॉर्क से घूमेगा? PE sin थीटा। अब वो बोलेगा अलग अलग पोजीशन पे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो बता देंगे PE sin थीटा में थीटा पुट करना है बस। और P और E का टेंशन लेना नहीं, क्योंकि P और E तो मिलेगा, P भी मिलेगा और E भी मिलेगा, तो वैल्यू तो निकल जाएगा टॉर्क का। क्लियर है कि नहीं? नाज़िया मुश्किल लग रही है वाली बात? तो मुझे ये तो समझ में आ गया, टॉर्क तो लगेगा, टॉर्क तो कितना लगेगा? PE sin थीटा लगेगा। क्यों लगेगा वो भी क्लियर है, क्योंकि वो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि सर आगे की हुई पीछे की हुई तो घूमेगा तो जरूर। क्लियर है कि नहीं? सो ये वाली बात क्लियर है। अलग अलग पोजीशन पे उसका नाम पता है,
थीटा 0 पे क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 90 पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ऐसे में वो मैक्सिमम घूमेगा, और ऐसे में फिर दोबारा से वो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, ऐसे में भी नहीं घूमेगा। क्लियर है कि नहीं, टॉर्क मामला क्लियर। फिर दूसरी बात मैंने बोली, क्योंकि बच्चों ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमेगा, तो अगर मैं इसको अगेंस्ट में घुमाने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वग्न करना पड़ेगा। अब ये वग्न कितना करना पड़ेगा, सब बच्चे दिमाग में फॉर्मुला याद करो। मैं कह रहा हूं ये कांसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फॉर्मुला इंपॉर्टेंट होता है। यहां फॉर्मुले पे काम करिए, तो फॉर्मुला बोलो कितना है, बोलो पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसका मतलब डेफिनेटली आप जो घुमा रहे हो यशिका, आप इसको घुमा रहे हो तो डेफिनेटली किसी एक सर्टेन एंगल से किसी सर्टेन एंगल पे लेके जा रहे हो, कि वैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 60 डिग्री, 90 डिग्री से इतने डिग्री आप घुमा रहे हो ना, तो आपको बस क्या पता होना चाहिए, एंगल्स पता होने चाहिए, उसके बाद आप लोगों का आंसर आ जाएगा, पी काम करा, 2p काम करा, व्हाटएवर जितना भी काम किया। इज दिस फाइन टू यू और नॉट? नहीं आया सचिन समझ में? मुश्किल लगा टॉपिक? इजी है ना बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्लियर हुआ? नहीं, दो बातें हो रही, छोटी छोटी बातें, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो टॉपिक तो मान के चलो हो गया आप लोगों का। न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स इसके बहुत मुश्किल है ही नहीं। जैसे ये वाला न्यूमेरिकल है ना, ये मल्टीपल टाइम्स आया क्वेश्चन एग्जाम में, ये वाला पी और 2p वाला बहुत बार पूछ लिया सीबीएसई ने, बच्चे आंसर कर देते हैं हर बार, क्योंकि हर बार ये चीज बताई जाती है पहले से। ठीक है, बहुत ईजी रहता है क्वेश्चन करना। हो पाएगा नहीं हो पाएगा विशेष, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला याद है, खेल बन जाएगा इसका। अब अगली बात मैं तुम लोगों से बड़ी जरूरी करने वाला हूं बच्चों। देखिए, अब कुछ छोटी छोटी और इसके ऊपर बातें हैं जो अलग से पूछ सकते हो तुम लोगों से, वो मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं। एक चीज तो ये कि अगर बच्चों, बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा आज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नॉन यूनिफॉर्म, अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी हैं, नॉन यूनिफॉर्म है, बस इतना पूछेगा, हो गया, डेरिवेशन कुछ नहीं करना। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी होती हैं, ऐसी होती है। अब इसकी खास बात क्या होती है, कहीं पर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी और कहीं पर इसकी स्ट्रेंथ कम मिलेगी, मतलब हर जगह पे ये एक जैसा फोर्स नहीं लगाएगा। हर्षित यहां पर जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि वो 50 न्यूटन पर कूलम हर जगह पे लगाएगी, आगे भी और पीछे भी, आगे भी क्यूई फोर्स पीछे भी क्यूई फोर्स, तो वो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 हो गया था, लेकिन रोटेट करा था, ये सिखाया था मैंने। अब मेरी फील्ड कैसी है, बोलो नॉन यूनिफॉर्म है। मैं एक जैसी फील्ड का नाम नहीं बोल सकता कि ई स्ट्रेंथ है इसकी, नहीं, कहीं पर E2 स्ट्रेंथ है, कहीं पर बोलो क्या है, E1 स्ट्रेंथ है, बोलो है कि नहीं। अब मान लो इसमें डायपोल ऐसे प्लेस करा गया है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपका -q है और ये वाला बोलो क्या है, +q। एक बात तो कंफर्म है, अभी भी प्लस इधर ही होगा और माइनस इधर ही होगा फील्ड का, बिकॉज फील्ड्स आर ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, तो वो तो पक्का इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। फिर दोबारा वही बात है, इस माइनस पे इधर फोर्स लगेगा, उस प्लस पे उधर फोर्स लगेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये फोर्स इस बार बराबर होने वाले हैं? नहीं होने वाले ना, क्योंकि सर वहां क्राउडिंग अलग है, यहाँ क्राउडिंग अलग है, तो वहां की फील्ड स्ट्रेंथ अलग है, यहाँ की फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब मान लो यहाँ लग रहा, वहां लग रहा है 50 न्यूटन पर कूलम, तो क्यू कूलम्स के ऊपर मान लो क्यू कूलम मेरा, सपोज करते हैं 2 कूलम का चार्ज है, कितने कूलम का, 2 कूलम का, तो अगर 50 न्यूटन पर कूलम लगे, 2 कूलम पे कितना लगेगा, 100 न्यूटन, कितना लगेगा, 100। अब 2 तो ये भी है, क्योंकि वो तो डायपोल है, तो 2 तो ये भी है, लेकिन वहां 50 न्यूटन पर कूलम की फील्ड है और यहाँ 50 की नहीं है, यहाँ 80 की है। कितने की बोलो? अब अगर 80 की फील्ड है तो पीछे की तरफ फोर्स बोलो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो यहाँ 160 का हो गया, वहां पर कितने का फोर्स हो गया, 100 का। समझ नहीं आया, दोबारा सुन लीजिए। यहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ मान लो E1 है, वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ बोलो क्या है, E2 है। समझने की कोशिश करें, ऐसा भी हो सकता है कि वहां ज्यादा हो यहां कम हो, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम, मतलब दोनों एंड्स पर फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज सेम नहीं है। तो मुझे बताइए, दोनों का क्यू तो सेम ही है ना, तो क्यू यूनिट चार्ज पे फोर्स सेम लगने वाला, तो किसी एक एंड पर मैं बोलूंगा, किसी एक एंड पे मैं बोलूंगा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE1 और दूसरे एंड पे बोलो क्या लगेगा। और आप जानते हैं कि QE1 और QE2 बराबर नहीं है, दोनों के फोर्सेस बराबर नहीं है, ये F1 है तो बोलो ये क्या है, F2 है, तो कोई एक तरफ का फोर्स ज्यादा ही होगा पक्का। तो ऐसे में क्या करेगा, ऐसे में घूमना तो है, क्योंकि भैया एक फोर्स आगे लगा एक फोर्स पीछे लगा, जो ज्यादा कम लगा घूमेगा तो है, और घूमने के साथ साथ क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। चलो ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी मान लो पीछे की फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो इधर मान लो लगा 10 न्यूटन, इधर लगा 6 न्यूटन, तो 4 न्यूटन का फोर्स तो इधर भी लग रहा है, तो घूमता भी रहेगा, समझ रहे बात को, घूमता भी रहेगा और ट्रांसलेट भी करता रहेगा। नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे है, तो ऐसे करके चलता भी रहेगा और घूमता भी रहेगा, चलता भी रहेगा घूमता भी रहेगा। सो कभी भी अगर फील्ड कैसी आ गई, नॉन यूनिफॉर्म, सो द डायपोल विल ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट। नहीं आई बात? मुश्किल लगी वाली बात। अगर आगे की तरफ फोर्स ज्यादा होता तो ये ऐसे ऐसे जाता। आशुतोष नहीं आ रही बात समझ में? आ गई बस, तो हम क्या बोलेंगे बोलो,
in this case, net translatory force is not zero. Hey, बस इधर, in this case net translatory force is not zero, and hence the dipole will translate as well as rotate. देख लो, कुछ कुछ पूछना है तो इसके अंदर से। यहां तक क्लियर है? अब आखिरी बात करूंगा, इसके बाद लास्ट फुल एंड फाइनल कर देंगे फिर टॉपिक को, फिर आज का बिल्कुल मामला खत्म। एंड अब हम चैप्टर में लास्ट कंसेप्ट पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्लक्स के ऊपर बेस्ड आप 2 से 3 ड्राइव करेंगे, और फ्लक्स के ऊपर ये क्वेश्चन भी कंफर्म आएगा आप लोगों को। तो ये जो लास्ट के पार्ट चल रहे हैं ना, दीज आर सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कार्तिक है इधर। और मुझे बताओ, यहां तक चैप्टर में कोई मुश्किल लगा है आपको? आसान ही है, सच में ही आसान है। अगर तुमने बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करी है, तुमने पहले चार्ज समझा, फिर चार्जेस के बीच में फोर्स रखते हुए कुलम्स को समझा इधर, फिर कुलम्स लॉ को समझते हुए तुम लोगों ने सुपरपोजिशन, जो सारे चार्जेस आ जाए तो फिर नेट फोर्स कैसे लगेगा, मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए इसके ऊपर कि वो रिजॉल्व कर लो, वेक्टर को ऐसे फलाना ठिकाना जो भी कर लो। फिर तुमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझा कि फील्ड लाइंस कैसे बनती है, और फिर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझा कि वो इंटेंसिटी क्या बताती है, फिर तुमने डायपोल के ऊपर एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे चीजों को समझा, और देन आप आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर डायपोल को रखे तो होगा। चैप्टर में टॉपिक बहुत सारा है, लेकिन मैंने आपको बोला है शुरुआती चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं, उसके बाद नहीं है इतने बड़े चैप्टर्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलिए, सो यहां तक का मामला भी सेट होता है भाई। अगली एंड लास्ट बात आपसे आज की अब हम करने वाले हैं। ए क्लास, किस चीज का डिस्कशन कर रहे हो तुम लोग आज? हैं? फ्लक्स पहले नहीं पढ़ते बच्चे, फ्लक्स बाद में पढ़ना होता है। मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस ये है कि फ्लक्स हमेशा बाद में पढ़ना है। अब ये तो, ये वाला ड्राइव ना एनसीईआरटी में आई थिंक सेकंड चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, हम तो एनसीईआरटी देखते भी नहीं है, लेकिन सेकंड वाली बुक के अंदर दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, और हम इसको फर्स्ट में कराए। सबका सीक्वेंस अलग अलग है, टॉपिक यहाँ पर है तो यही कर लो उसको, है ना। और फ्लक्स हो सकता है आपकी बुक में पहले भी हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको फ्लक्स के बिना ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, फ्लक्स का रोल ही नहीं है। फ्लक्स इसके बाद करना ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो हर टीचर का अपना पैटर्न अलग है। बोर्ड पे क्वेश्चन देखो भाई, सॉरी टॉपिक देख लो। अब बहुत जरूरी भाई, ए क्लास इधर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एट एनी पोजीशन ए इधर भाई, चलो भाई एक फॉर्मूला याद करो सब बच्चे। बता देंगे ये भी ऐसा है, लेकिन सब बच्चे पहले इसको दिमाग में सेट कर लो, दैट इज u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, सब बच्चे मेरे को दिमाग में सेट कर लो, u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। अब ये क्या चीज है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो भाई, हाँ क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ मुझे, मान लो मेरे पास, बस ये लास्ट चीज है, ये डायपोल जो है ना, मैं अलग अलग सिचुएशन पे प्लेस करूंगा। एक में कर देते हैं, सेम ही है, बस हमने पोजीशंस चेंज करी हुई है, बस बताऊंगा, वो एंगल अलग अलग पुट करेगा, वही चीज है ये। एक बार मैंने ऐसे रखा, क्लास ध्यान देना है भाई, एक बार ना हमने डायपोल को इस तरीके से रखा है, सबने यही पढ़ा है। एक बार माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और तीनों पोजीशन से आप फेमिलियर है। एक पोजीशन स्टेबल पोजीशन है, एक पोजीशन मैक्सिमम टॉर्क वाली पोजीशन है, एक पोजीशन अनस्टेबल है ना। चलिए,
अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसी भी बॉडी की ना स्टेबिलिटी को समझाने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम लोग साइंस में ही जानते हैं, किसी की अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो उतनी ही ज्यादा बोलो क्या है, अनस्टेबल है। किसी की एनर्जी जितनी कम है वो उतनी ही बोलो क्या है, स्टेबल है। और अगर थोड़ा सा तुम जानते हो तो किसी का एनर्जी अगर बहुत नेगेटिव में है तो वो बहुत बाउंड है। ये बात आप लोगों, जो बच्चे पिछले साल तक पढ़ रहे थे, मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश करी थी कि अगर किसी भी चीज का एनर्जी नेगेटिव होता है तो वो बेसिकली हाईली बाउंड होता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर बोर मॉडल पढ़ा था तो याद करो, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में कैसा आता था, नेगेटिव में आता था। नेगेटिव एनर्जी का हमेशा मतलब बोलो क्या होता है, बाउंडेशन, कि वो किसके क्या है, बोलो बाउंड है। समझो मेरी बात को। इन्फिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन था उसका एनर्जी बोलो कितना था, जीरो आता था, मतलब वो बाउंड नहीं था। फिर तुमने एक और चीज पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, वो आता था माइनस का जी एम एम बाय में एक्स। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से बोलो क्या होती है, बाउंड होती है। बोला है कि नहीं? चलो ये सब तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अब तुम्हें करना क्या है, फटाफट से बताओ। ये जो डायपोल यहां पर रखा हुआ है, मुझे बताइए एंगल कितना है, सब बच्चे बताओ एंगल कितना है। थीटा जीरो है। अगर थीटा जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोला माइनस का पीई कॉस जीरो, और कॉस जीरो बोलो कितना होगा, 1 होगा। तो आंसर बोलो कितना आएगा, माइनस पी। आंसर बोलो कितना आएगा, माइनस पी। ये होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। समझ आता हूँ मिनिमम है, कैसे समझाऊंगा। आप लोग इस पे आइए, बोलो थीटा बोलो कितना है, 90। अब थीटा 90 है तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, माइनस का पीई कॉस 90, और बोलो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। और इस वक्त पे आते हैं बच्चों, तो ये आएगा बच्चों थीटा कितना, 180। और अगर थीटा 180 है तो आएगा माइनस का पीई कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू कितना आएगा, -1। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। और इन सब में से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किस केस में बताओ जरा, इस केस में है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस केस में, बोलो इस केस में है। जिस समय मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आप होंगे उस समय स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इस केस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब सबसे ज्यादा बाउंडेशन डायपोल की इसी पोजीशन पे होती है, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी इसी पोजीशन पे होती है, और सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल एनर्जी इस केस में है, मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी भी इसी पोजीशन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वो आपसे कभी भी एक रैंडम एंगल बोलता है, एक न्यूमेरिकली आता है इसके सीधा, एक रैंडम एंगल बोलेगा, इस फलाना इतने एंगल पर आप मुझे बताइए कि उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। क्लियर है कि नहीं? तो वो आप बता पाएंगे। जैसे 60 डिग्री भी अगर आ जाए, कितना आ जाए बोलो, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आ जाए तो बोलो क्या बोलोगे, माइनस का पीई कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो माइनस पीई बाई 2। क्या बोलेंगे, माइनस पीई बाई 2। उस समय पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई बाई 2 थे, इससे तो फिर भी ज्यादा ही है। अब कैसे, इससे ज्यादा कैसे? अरे नेगेटिव, सिंपल सी बात है, नेगेटिव में बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में तो भैया -4 जो होगा वो -2 से और मतलब पीछे की तरफ है ना। नहीं समझे बात को? समझो, एक माइनस पीई है और एक माइनस पीई बाय 2 है, तो वैल्यू कम तो माइनस पीई हुई ना। माइनस पीई बाय 2 तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो मैं बोल रहा हूं जितना हम ज्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं, पोटेंशियल ज्यादा होगी, उतनी बोलो क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। क्लियर है कि नहीं? तो मैं यहां बोलूंगा माइनस पीई का मतलब बोलो क्या आएगा, मोर स्टेबिलिटी। क्या बोलेंगे? और यहां पर बोलो क्या बोलेंगे, लेस स्टेबिलिटी या लीस्ट स्टेबिलिटी। तुम्हें समझ नहीं आया ना? नहीं आया समझ में? तो आप लोगों को भैया कितने कॉन्सेप्ट पे काम करना है पेपर के लिए, 3 कॉन्सेप्ट पे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी एक डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। बोलो टॉर्क कितना लगेगा, पीई साइन थीटा। और अलग अलग एंगल देखिए, अगर वो तुमसे कैलकुलेशन करवाए तो हो जाएगा। प्रीवियस बोर्ड ईयर में बोर्ड्स में क्वेश्चन बच्चों इसके ऊपर बहुत आसान भी आए हैं। अब बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि टॉपिक भैया कोई बहुत उठपटांग सा आएगा, मतलब क्वेश्चन दिखाए थे एक दो। अच्छा, दूसरी बात तुम मुझे बताइए, उसके बाद मैंने क्या बोला, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बोलो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एंड द थर्ड थिंग इज, कितनी पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के पास किसी सर्टेन पोजीशन पे होती है, तो वो हमें निकलती है माइनस पी कॉस थीटा से। और ये जो मैंने बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उससे कैसे पता लग रहा है स्टेबिलिटी है कि नहीं है, तो जितना ज्यादा लो वैल्यू है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितना हाई वैल्यू है उतनी कम स्टेबिलिटी। लक्ष्य नहीं आ रही बात समझ में? टॉपिक में कोई दिक्कत लगी आप लोगों को? पक्का बताओ। यस, मुश्किल लग रहा है? ओके, तो 2 मिनट 5 मिनट और रुकेंगे, बस हम वर्बली देखेंगे इनको। स्लो चल रहा है बहुत है।
ये वाली बुक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप इस बुक से अब पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देख लीजिए क्वेश्चंस बड़े, जैसे 21-22 में क्वेश्चन आ रखा है ऐसा कि 3 चार्जेस हैं, एक क्यू है, एक माइनस क्यू है और एक क्यू नॉट है, ऐसे रखे हुए हैं। तो कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। हमने इससे बहुत मुश्किल बना रखे, ये तो बहुत ईजी है। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आपको पता है प्लस क्यू वाला क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, माइनस वाला कहां लगाएगा, ऊपर की तरफ। अब एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स ऐसे, दोनों का नेट फोर्स निकालना आता है। अरे दो वेक्टर ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, सीधा निकाल देंगे, वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल सा आप लोगों को आंसर मैच कर जाता है, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चंस बच्चों ऐसे देखो, एक आध क्वेश्चन आते भी है मुश्किल, ऐसा नहीं कि मुश्किल नहीं आते, लेकिन सारे नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है रियली किसी चैप्टर से क्वेश्चन एक आध बहुत मुश्किल दे दिया है, ठीक है। अच्छा ये भी बहुत ईजी, आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, आ जाएंगे आपको समझ में। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था तुम लोगों को। हाँ ये वाला भी देख सकते हो, क्वेश्चन पढ़ लो 24वां। क्या हो रहा है इस पे पीला पीला सा, पढ़ना 24वां। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो कुछ दूरी एल से सेपरेट है, मतलब 2a को एल बोल दिया, 2a को बोल दिया एल, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। तो बताइए उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दिस इज माइनस पी cos थीटा, माइनस पी cos थीटा। एंड व्हाट इज थीटा एट द, व्हाट इज थीटा एट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं एट द स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज 0। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है ना, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, ऐसा सीक्वेंस तो ना बोल रहा है। सो द पोजीशन इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम ना आदर्श। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में बच्चों प्लीज, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना होगा, 0 होगा। u इज इक्वल्स टू में माइनस पी cos 0, cos 0 कितना 1, तो आंसर आया माइनस पी, कितना आया। लेकिन यहां पर दिया नहीं हुआ, तो आप लोग p को जानते हैं, बोलते हैं q इंटू 2l बोलते हैं, सॉरी q इंटू 2a, लेकिन 2a को क्या बोला हुआ है, l बोला हुआ है। q क्या बोला, 2a का बोला l, तो कितना आएगा माइनस का q l e, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इजीली कैच होता है। अरे नहीं आ रही बात समझ में। अब ये क्या बोलता है, देखो 2020 के अंदर क्वेश्चन आया कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। सिखाया है ये वाली चीज, तो बहुत मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों ने डायरेक्ट चीजें पढ़ ली। अब देखो तुम लोग सोचते हो कि तुमने ड्राइव इस तरीके से आते, इक्वेटोरियल लाइन पे आपको बोला गया है इलेक्ट्रिक डायपोल का, लेकिन कंपार्टमेंट में आया, ठीक है। अरे आता वैसे भी है, आता वैसे भी है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो, ये 2019 में फिर दोबारा से आया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी इक्वेटोरियल पे, किस पे बोलो, आया है 2019 में। तो पेपर में भी आया था, कंपार्टमेंट में भी आया था सेम क्वेश्चन, ठीक है। फिर इक्वेटोरियल पे था, फिर ये वाला भी इक्वेटोरियल पे और करके लगाया गया है। देखो 2015 में, 2019 में, 2017 में, बोला ना मैंने, रिपीटिशन होती है टॉपिक्स की। इसके बाद फिर, हाँ ठीक है, ओके ग्राफ का ही बताएंगे वो किस तरीके से वो डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला फिर दोबारा देखो 1/4 2p/x3, ये किसका है बोलो, एक्सियल का, किसका है। तो 2015 में एक्सियल का आया था बच्चों। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन चाहता हूं, बस तुम एक क्वेश्चन करके दिखा दो न्यूमेरिकल पे, ये वाला कर दो, ये वाला कर दो। अच्छा ये वाला भी करना है एक बार, 31वां, 31st थ्योरेटिकल आंसर है, जल्दी से कर दो। सी ऑप्शन, क्योंकि अगर एक डायपोल यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा और उसके ऊपर टॉर्क भी लगेगा। तो सब बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, हम जो पीछे के क्वेश्चंस आए हैं तो हम सारे टॉपिक्स आपको साथ ही साथ बता देते हैं, आप लोग पढ़ेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 2023, मतलब इससे पिछले साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, जल्दी करके दिखाओ।
तुम लोगों की स्कूल में कैसे चल रही है पढ़ाई? चल रही है ठीक? आ रहे हैं सारे बच्चे? बच्चे सारे आ रहे हैं? सारे सभी सब्जेक्ट की लग रही है क्लासेस तो। ऑप्शन नंबर ए। देखो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक चार्ज पूछा है। क्या पूछा है? चार्ज। और अगर आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को ढंग से देखते ना तो मैं कहता हूं जिस बच्चे ने बहुत थोड़ा भी पढ़ा हुआ था ना वो भी ना ये तो पकड़ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए, है ना। वो क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो लेंथ 2 सेंटीमीटर है डायपोल का, इसका मतलब उसका 2a 2 सेंटीमीटर है। अरे इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ 2 सेंटीमीटर का मतलब 2a बोलो कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में तो इतना बोलूंगा ना बच्चों, सही बात बोल रहा हूं। अच्छा उसके बाद क्या बोलता है? कितने एंगल पे डायपोल प्लेस्ड है? बोलो 30 डिग्री पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितनी है? और बच्चों डायपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है? कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है? क्या पूछा है? कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बता दो क्योंकि दोनों चार्जेस आपको पता सेम होते हैं। तो कहां करूं यहां कर दूं? इसी के ऊपर कर देता हूं ना। सो टाउ बराबर होता है बच्चों कितना? और पी तुम्हें डायरेक्ट तो दिया नहीं लेकिन तुम्हें पता है पी क्या होता है बोलो? क्यू इंटू में 2a ई साइन थीटा बराबर क्या बोलो? टाउ। अब जरा बस कुछ नहीं करना, तुम लोगों को वैल्यूज रखनी है। चलो रखते शुरू करते हैं बच्चों। इसका वैल्यू है 8 इंटू में 10 की पावर -3। क्यू बोलो बच्चों कितना है? चार्ज कितना है? चार्ज तो निकालना है बच्चों। सो बोलो 2a कितना है बच्चों? 2a है हमारा 2 इंटू में 10 की पावर कितना बोलो? -2 एंड साइन 30। साइन 30 ठीक है ना। इजी कैलकुलेशन आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। बादल इधर क्या कर रहे हो भाई तुम लोग पीछे? यहां पर ये बच्चों वैसे एक काम करो ना यार, साइन 30 का 1/2 है और 2 से 2। अच्छा ई का वैल्यू रह गया तो ई बोलो कितना है हमारा? 2 इंटू में 10 की पावर 5 और ये है हमारा साइन 30। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? क्यू इंटू 2 इंटू ई साइन थीटा। अब साइन 30 कितना? ए क्लास साइन 30 1/2, 2 से 2 कट गया। बोलो कितना आया? 2 से 2 तो ये वाला कट जाएगा साइन 30 का, और ये 2 से ये कटेगा तो कुल मिला के 4 गुना में 10 की पावर -3। नहीं समझे बात को भाई? साइन 30 का 1/2, 2 से 2 कट गया और 1 2 मैंने इस 8 से काट दिया। नीचे कितना बचा है? 10 की पावर 5 और 10 की पावर -2, 10 की पावर 3। तो वो 10 की पावर 3 इधर आ गया, ये आ गया चार्ज। ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर -6। तो चार्ज आ गया 4 इंटू 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 माइक्रो होता है तो आंसर आ गया चार्ज का 4 माइक्रो कूलम्स। 4 माइक्रो कूलम्स का चार्ज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। कोई मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत थी। अगर आप लोगों को लगता है इसको हम बोर्ड पे इंपोर्ट कर देते हैं। हाँ भाई क्लास देखो भाई, अरे बच्चों प्लीज ये देखो भाई, अब ये डेरिवेशंस थी। तुम लोगों को लगता है डेरिवेशंस? देखो 2020 में आया था कि टॉर्क का एक बेसिकली ड्राइव करके दिखा दो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मुझे ओरिएंटेशन बताओ कि कब वो स्टेबल इलेक्ट्रिक में होता है 0 डिग्री में। बोला गया क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों ही एक जैसे इसने और लगा रखा है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कितना समय बचा है हमारे पास? ये तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया हुआ है, बहुत मुश्किल ये भी नहीं है कि तुम सोचो, ये भी बहुत ईजी है। अगर बात करें ओरिएंटेशन की तो बोलो स्टेबल में कब होगा, अनस्टेबल में कब होगा, हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बहुत इजी सा है कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसी होगी, बातें कर चुके हैं। अरे नहीं यार बस में फिर आपको एक्सप्रेशन बताना है टॉर्क का ड्राइव बताना है। फिर वही टॉर्क का ड्राइव है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो क्या होगा, पैरेलल रखाओ तो क्या होगा, एंटी पैरेलल रखाओ तो क्या होगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बस एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा जेन्युइन है, बोलो तो मैं 2 मिनट में ये भी करवा देता हूँ। करवा दूं ये भी? सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, इसको भी कर लो बच्चों ना। सो गाइज अब क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा है। ये एक क्वेश्चन अब तक डायपोल मोमेंट के केसेस में थोड़ा ठीक आया था, मैं इसको भी थोड़ा ठीक ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा तो मुश्किल ये भी नहीं था। अगर आप लोग भी थोड़ा सोचते तो हो जाता। अब बोर्ड पे देखो क्लास प्लीज। क्वेश्चन क्या है कि 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल रखे हुए हैं। एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, एक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। 2 डायपोल्स रखे हुए हैं और एंगल कुछ 120 डिग्री का इनके बीच में बन रहा है। और कहा गया है कि एक्सटर्नल फील्ड ई है जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है। मतलब एक डायपोल नहीं है, कितने डायपोल है? 2 डायपोल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में, विशेष ध्यान देना। तो यहां पर क्या बोलता है, डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, नेट डायपोल मोमेंट कितनी बनेगी इस अरेंजमेंट की,
और हमें बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क। नेट टॉर्क कितना मैग्नीट्यूड का बनेगा, हमें ये और बता दो गाइस। टॉर्क कितना होता है, पी साइन थीटा, कितना होता है बोलो। अब बात ये यहाँ पर दो दो डायपोल्स हैं, तो एक तो बोल रहा है आपको डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, इस पूरे अरेंजमेंट की डायपोल मोमेंट। यार एक बात बताओ, जो चीज वेक्टर होती है ना, आप उसको वेक्टर को नेट निकाल सकते हो। जैसे कि दो, अगर एक ही जगह पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप उसका नेट निकाल सकते हो। एक ही जगह पर दो फोर्सेस की डायरेक्शन है तो आप उसका नेट निकाल सकते हो। तो अब डायपोल मोमेंट भी तो बोलो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दो अगर डायपोल मोमेंट्स है तो बोलो उसको क्या निकाल सकते हैं, नेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे सिस्टम से ना, इस सिस्टम से एक नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलो, नेट। अब मुझे तुम बताओ एक डायपोल मोमेंट किस तरफ का है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। तो एक डायपोल मोमेंट मेरी मैं बोलूंगा इस तरफ को है सर, इस डायरेक्शन में है सर। और दूसरी वाली बोलो किसे, माइनस से प्लस ऊपर की तरफ है, तो वो कुछ ऐसे है सर। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। तो एक डायपोल मोमेंट इस तरफ को है और एक डायपोल मोमेंट इस तरफ को है। और क्योंकि बच्चों इधर 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 उसने बोला है स्मॉल आइडेंटिकल डायपोल्स, इधर इधर आदर्श स्मॉल आइडेंटिकल डायपोल्स। आइडेंटिकल डायपोल्स मतलब दूरी सेम है, चार चीजें बोलो क्या है सेम, तो इसका डायपोल मोमेंट ही पी होगा, उसका भी कितना होगा पी। और जिन बच्चों का कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है ना, वो तो जानते हैं कि अगर दो चीजें 120 डिग्री पे होना, सीधा पी ही आंसर आएगा। कितना आएगा बोलो। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से वेक्टर्स को पढ़ा हुआ है ना, वो जानते हैं कि 120 ऐसा एंगल होता है जितने पे अगर दो फोर्सेस हमारे लग रहे हो तो वो सेम रिजल्ट देते हैं। ऐसा आपने BF3 मॉलिक्यूल में केमिस्ट्री में भी करा था। रिसेंट अभी मैं जब तुम्हें पढ़ा रहा था इस चैप्टर के अंदर, तो भी 120 डिग्री एक बार बीच में आया था और मैंने बोला था कि जब भी दो वेक्टर 120 डिग्री पे होते हैं रिजल्ट सीधा उतना ही आता है। और फिर चलो तुम मान लेते, चलो भूल गए सर हमें तो याद नहीं आया था, तो मान लो एक पी इस तरफ है एक पी इस तरफ है, विशेष कितना एंगल है बोलो 120 डिग्री। मैं इन दोनों डायपोल मूवमेंट से नेट डायपोल मूवमेंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा बोलो, तो फिर तो एक डायपोल हो जाएगा ना, फिर तो कितना डायपोल हो जाएगा, और एक डायपोल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलो टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा। तो वो एक डायपोल कैसे निकालूंगा, तो नेट डायपोल मूवमेंट कितनी होगी बच्चों, नेट डायपोल मूवमेंट कितनी होगी, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या 2ab cos थीटा। तो बोलो क्या बोलो, क्या बोलो पी स्क्वायर प्लस में cos 120। अब cos 120 का वैल्यू बच्चों क्या होता है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 जिसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी। तो मेरा जो नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, पी आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर दो डायपोल सोचने की जरूरत नहीं है, कितना डायपोल सोचना है, एक ही डायपोल सोचना है। बात समझ में आ रही है निष्का। तो जो बहुत मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, वो भी कोई बहुत बढ़िया है नहीं, है ना। तो यहाँ पर बोलो हाँ हाँ, क्योंकि अगर आप इसमें सोच सकते हैं तो वो ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो मुझे बताओ ये 120 में, तो नेट डायपोल मोमेंट बोलो कहां आएगी बच्चों, बोलो तो कितने की आएगी, पी की। तो अब आप तो दो डायपोल कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू कंसीडर वन डायपोल। बोले है कि नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, वो डायपोल कहां होगा, तो सर देखो बीच में क्यों आएगा, एग्जैक्टली बीच में क्यों आएगा, बिकॉज दोनों बराबर है दोनों। तो अगर ये ऐसे है ये ऐसे है, तो बिल्कुल इनके बीचों बीच ऐसे हो गया पी। और मुझे बताओ अगर ऐसे पी है तो उधर से कितना बना रहा होगा 60, अगर उधर से 60 बना रहा तो यहां से बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना बन रहा है 30, क्योंकि मुझे टॉर्क निकालते वक्त पी साइन थीटा चाहिए, जिसमें साइन थीटा में थीटा क्या होता है, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अरे नहीं आया समझ। तो मेरा टॉर्क कितना होगा बच्चों, तो टॉर्क मेरा होने वाला है नेट डायपोल मूवमेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली और साइन थीटा, तो मैं बोलूंगा नेट डायपोल मूवमेंट इज पी, है ना पी। और बोलो क्या आएगा बच्चों, E और साइन थीटा इज साइन 30, और फाइनल आंसर इज P/2। तो टॉर्क समझ में आ गया, P/2 नेट डबल मोमेंट समझ में आ गया। P मुश्किल था क्या, आसान है कि नहीं, है ना। तो आप लोगों को जो ये बड़ा भारी भरकम सा डायग्राम लग रहा था ना, डायग्राम में कोई दम नहीं है। तो कभी भी अगर आप लोगों को स्कूल एग्जाम के अंदर भी दो डायपोल्स बने हुए आ जाए, कितने डायपोल्स आ जाए, कोई पंगा नहीं है ना, नेट निकाल लेंगे, एक डायपोल बना लेंगे, काम कर लेंगे उसके बाद। तो मैंने तुम लोगों को क्या बोला, देखो ये चीज ना हम लोग सिलेबस होने के बाद भी करते हैं बच्चों। इधर जब हमारा सिलेबस हो जाता है ना, तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बहुत फर्निश हो जाता है वो टॉपिक, पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन पहला काम आपका क्या है, जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया, मैंने तुम्हें टॉर्क सिखाया, मैंने तुम्हें वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल सिखाया, पोटेंशियल सिखाया, ये बहुत बेहतरीन होना चाहिए तुम्हारा। उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट की चिंता अभी नहीं करनी, वो मैं करवाऊंगा, और साथ के साथ तो हम कर ही रहे। क्लियर है कि नहीं, नहीं आया फ्रेंड्स समझ में, ठीक है। सो एक तो अब इसको भी यार इंपोर्ट करना पड़ेगा, बस एक तो आज इतना ही करेंगे। दूसरी चीज बच्चों, एक बात और सुन लो तुम लोग, नेक्स्ट पेज पे रुक जाओ। क्या बात है
ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बस ये करना है। अरे क्लास, ये जो 3 टॉपिक मैंने तुम्हें आज करवाए हैं, एक करवाया बोलो क्या, टॉर्क, एक क्या करवाया बोलो, वर्क डन इन रोटेट, क्लास भाई, रोटेटिंग ए डायपोल, एक ये चीज करवाई है, एक ये चीज करवाई है, और एक चीज करवाई है पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों चीजों पे इतना कंफर्म बताया था कि एक क्वेश्चन तो किसी न किसी पे आपको आने ही वाला, चाहे वो 1 नंबर का चाहे 2 नंबर का, और आपने देखा 3-3 नंबर के क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए। पूरा चैप्टर ही यार आप लोगों का 4 नंबर का बस। हाँ तुम क्या समझ रहे हो, वो बहुत ज्यादा नंबर का, 8 नंबर का चैप्टर है ये चैप्टर और अगला चैप्टर मिला के। 8 नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना तुम्हें इनमें, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 7-7 6-6 नंबर के हैं और मुश्किल से 3 से 4 टॉपिक पढ़ने खत्म हो जाएंगे, ऐसे भी ऐसे भी। अच्छा भाई, तो फाइनल करते हैं, क्लास हो खत्म। सुन लो एक चीज और, लेकिन बच्चों क्लास, आप बहुत बच्चों की फीस नहीं आई है, आज हो गई 14th होगी ना आज, क्या 13th होगी, 14th होगी है, ठीक है। तो बहुत बच्चों की फीस नहीं आई है, ऑलमोस्ट 30% बच्चों ने फीस सबमिट कराई, बाकी ने अभी तक कराई नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास फिर वो मैम आके आपको बोलेंगी, ठीक है, थोड़ा सा फिर स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया जाएगा क्लास के अंदर बच्चों को लेके। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास तक सबको फीस सबमिट करानी है भाई, ऑन ए कंपल्शन नोट, लेट नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास सब बच्चे फीस लेके आएंगे। कर दो बंद इसको, नहीं वो रुका नहीं।